स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश आज़ादी के आर्थिक आज़ादी के मंत्र में, जो हम आपको बता रहे हैं इस शो के जरिए। उस शो को आगे बढ़ाते हैं। आईपीएस किरण बेदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने दम पर अपनी एक खास और सशक्त पहचान बनाई है। कई नामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करने वाली किरण देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर और बनी, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया, जिसकी कहानी किसी से भी छिपी नहीं है। उनकी सफलता और व्यक्तित्व हर लड़की के लिए, हर महिला के लिए एक मिसाल है। समाज कल्याण से जुड़े कामों में किरण ने न सिर्फ नया आयाम इनको दिया, बल्कि दुनिया भर में भारत की साख भी रखी। और आज हमारी इस बेहद खास पेशकश में किरण बेदी खुद शिरकत कर रही हैं। किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। और आज़ादी का जश्न मेरे ख्याल से किसी एक दिन तक सीमित नहीं है। ये जश्न ऐसा है जो आप रोज़ बनाते हैं, क्योंकि आप रोज़ इसे जीते हैं। आपके लिए इस आज़ादी के मायने क्या है? मैम, पहले तो इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ, बताइएगा। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है ज़िम्मेवारी, ज़्यादा टू बी रिस्पॉन्सिबल, खुद ज़िम्मेवार जी। और अपने निर्णय लेना और उनके हम्म। उनके अकाउंटेबिलिटी भी मेरी अपनी। मेरा मतलब ये है बिल्कुल। कि मैं खुद निर्णय ले सकूँ और जो निर्णय मैं लूँ, उनकी रिज़ल्ट्स की भी ज़िम्मेवारी मेरी। ये नहीं मैं कहूँ कि मैंने नहीं करा, उन्होंने करा, उनकी बात मानी, फिर अब मैं क्या करूँ? कुछ नहीं। इट्स नॉट हेल्पलेसनेस। इट इज बीइंग हेल्पफुल टू माई सेल्फ, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मानसिक तरीके से, आत्मनिर्भर आर्थिक तरीके से, आत्मनिर्भर निर्णय लेने के लिए। सो जिंदगी को बिताने के लिए सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस, ये मेरे लिए आजादी का मतलब है। जब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं अपने निर्णयों के लिए और अपनी जिंदगी के लिए। हुँ, बिल्कुल। क्योंकि हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, और जब भी हम इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हमेशा बदलाव की बात होती है। और जिस तरह से हम तमाम एक्सपर्ट से भी आज पूरे दिन हमने बात की है चैनल पर, सबसे बस यही पूछा है। अंग्रेज़ी में कहते हैं, बी द चेंज यू वांट टू बी। आपके पूरे जीवन के सफ़र में अब तक कई ऐसे पड़ाव आए हैं जहाँ पर आपको अलग तरह के स्वरूप को अपनाने और दिखाने की ज़रूरत पड़ी है। उन बदलावों के बारे में हमको ज़रा बताइए, क्योंकि आपकी जर्नी की कहानी जो है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जब आप बारीक बातों की बात करते हैं, जब आप ज़िंदगी के उन पड़ावों की बात करते हैं जहाँ पर आपको एक अपना नया साइड दिखाना पड़े, शायद वो साइड आपके लिए भी नया हो, शायद आपको भी ना पता हो कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये स्किल हैं, ये ताकत है, तो कुछ इसके बारे में बताइएगा। क्या ऐसा आपने बहुत अनुभव किया होगा, मुझे यकीन है। कैसे समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को? अगर मैं प्रोफेशनली करूं बात, तो जी। मैं जी। सोचूंगी कि मेरी हर पोस्टिंग जो थी, जी। हर पोस्टिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हर पोस्टिंग की का रूप अलग था, डिमांड अलग थी, रिक्वायरमेंट अलग थी, स्ट्रैटेजी अलग थी। और वो होता है जिंदगी में, क्योंकि जब आप और गवर्नमेंट सर्विस में, तो ये आपके हाथ में नहीं होता कि आपको क्या आगे करना है। तो ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स आप दूसरे डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट आपके लिए डिसाइड करती है। लेकिन हर पोस्टिंग का का अपना ही चैलेंज था, और वो दिखाना नहीं पड़ा, करना पड़ा। उसकी चुनौती का सामना करना पड़ा, उसकी जो भी रिक्वायर्ड है। क्योंकि हर एक पोस्टिंग ट्रांसफर में आपके पास सब कुछ बना-बनाया नहीं होता। कई बारी आपको रीमेक करना पड़ता है, आपको रीइन्वेंट करना पड़ता है अपने आप को। आपको नई खोज करनी पड़ती है। या बहुत आसान है, ऑर्डिनरी तरीके से चले जाओ, जो होता रहा वैसे ही होते रहो। इट्स लाइक नेले पर दहला करते जाओ। नहीं, आपको अपनी गेम खेलनी है। और खेलनी किस लिए? जीत-हार नहीं है हमारे करियर में, जीत-हार नहीं है। करियर में ये है कि हम दूसरे के काम अच्छी तरीके से कैसे आ सकें, हम दूसरे की सर्विस कैसे कर सकें, ताकि जब जहाँ पर भी हम हैं, उससे फ़ायदा दूसरों को हो। सो आई थिंक दैट्स द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक। इट्स ऑलवेज़ रीइन्वेंटिंग, अपने आप को रीइन्वेंट करना, और दिखाने के लिए नहीं, करने के लिए, भले के लिए। अम, अ अ, ब बिल्कुल दूसरों को एम्पावर करने के लिए।
सेल्फिश लाइफ के लिए नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस सेल्फिश लाइफ नहीं होती है, अपने लिए नहीं होती है। गवर्नमेंट सर्विस जो है वो दूसरों की सेवा के लिए होती है। तो जब भी मेरे लिए चुनौती ये थी कि हर टाइम जब मुझे नया काम मिला, तो उसका नया रूप है, नई एक्सपेक्टेशन है, उसके नए लोग हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस है, तो ट्रैफिक का की अपनी चुनौती थी। क्राइम प्रिवेंशन थी डिप्टी कमिश्नर पुलिस की, तो वो क्राइम प्रिवेंशन की अलग थी। पुलिस ट्रेनिंग है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए अलग ट्रेनिंग है। तो मैं ये कहूँगी कि प्रिज़न्स का वर्क था, जेल का काम था, तो वो उसकी अपनी चुनौती थी। तो आपने कोई रिपीट नहीं किया, लेकिन आपने काम को समझा, उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। और हमारे लिए कोई मैनुअल नहीं होता है, कोई मैनुअल नहीं बना होता। और ह्यूमन लाइफ में ऐसे ह्यूमन रिलेशंस में मैनुअल नहीं होता कि अब आप ये करो, अब बाजू इधर उठाओ, उधर लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो, नहीं। यू हैव टू सी, अपने आप देखना पड़ता है, स्ट्रैटेजी अपने आप करनी पड़ती है। हाँ, सलाह ले सकते हैं, टीम वर्क ले सकते हैं, करना आपने है। गलती भी करोगे तो भुगतोगे, अच्छा होगा तो वो आपकी ड्यूटी है। किरण मैम, थोड़ा-सा आपकी निजी ज़िंदगी की ओर हम बढ़ना चाहेंगे और उसमें भी मेरे ख़्याल से आपकी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग, आपके इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि आज़ादी की बात हो रही है, यहाँ पर आर्थिक आज़ादी भले ही पुरुष हो या महिला हो, हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वैकल्पिक नहीं है, ये आपका हक है। इसके लिए समझ होना, एक रणनीति अपनाना और उस पर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपने निवेश के महत्व को, इन्वेस्टमेंट्स को, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को अपने ज़िंदगी में कब शुमार किया? कब से शुरुआत की? आपका और कैसा रिश्ता है आपका और पैसों का? मनी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, एक मनी रैपो होता है हर किसी का। बताइएगा कैसे आपने इस पूरी बात को समझा और अपने ज़िंदगी में अमल किया आर्थिक आज़ादी की राह पर चलने के लिए? तो हमें पता है कि हमारी इनकम क्या है, क्या मेरी इनकम जी। है, मेरा क्या एक्सपेंसेस है। आपको समझदारी यही होती है कि आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को बैलेंस करें और मेक श्योर कि आप सेविंग भी करें। लकीली गवर्नमेंट में सेविंग सोर्स डिडक्शन भी होती है। आप सोर्स डिडक्शन करते हैं, आप प्रोविडेंट फंड में आप खुद डालते हैं, डिडक्शन है। गवर्नमेंट आपको इनकरेज करती है कि आप डिडक्शन करें। सो एक बात तो वो आपकी नेचुरल सेविंग होती जाती है। इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट में यही तो फायदा है, हर एक को क्यों चाहता है गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट में सिक्योरिटीज होती हैं, इंश्योरेंस होती है, मेडिकल केयर कवर्ड होती है। सो ऑल आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी फैमिली समझे कि आपकी इनकम क्या है। मान लो आपकी इनकम पर्टिकुलर अमाउंट, लेट्स से टॉक अबाउट 50,000 रुपीज अ मंथ अगर आपकी इनकम है, तो आपको इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा खर्चा करोगे तो उधार लोगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी उधार नहीं लिया, कभी भी। मुझे कभी भी उधार लेना अच्छा नहीं लगता था, कभी भी ज़िंदगी में नहीं लिया। और जो भी खर्चा किया, अपनी सैलरी के अधीन ही किया और सेव करके भी किया। और उस सेविंग में भी मैंने इन्वेस्टमेंट हाउसिंग में की। मैंने बड़ी अर्ली इयर्स में डीडीए के फ्लैट के में इन्वेस्टमेंट किया और उसके लिए मैंने बैंक से सपोर्ट ली और मैंने घर खरीदा। तो उसके बाद मेरी सोर्स डिडक्शन भी होती रही और मेरा घर बन गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में कि आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, फैमिली अंडरस्टैंड करती है, आप पर गलत डिमांड्स नहीं करती है और आपको चिढ़ाती नहीं है कि आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है। सो मुझे ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि मेरी फैमिली मेरे से ज़्यादा डिमांड कर रही है जबकि मेरी सैलरी लिमिटेड है। सो खर्चे उसके अकॉर्डिंगली आप करें, लाइफ़स्टाइल भी उसके अकॉर्डिंगली करें, तो आप खुश रहते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती हैं और आप भी शो ऑफ करना चाहते हैं और गलत परचेज़ेज़ करते हैं, फिर उधार भी लेते हैं, तो फिर आप दुखी भी होते हैं और परेशान भी होते हैं। सो ऐसे मेरी लाइफ़ में फ़ाइनेंशियल संतुलन ज़रूर रहा, क्योंकि मैंने जितना भी एक्सपेंस किया, अपनी आमदन के अनुसार किया और उसके साथ-साथ उसके अंदर भी सेविंग्स की। और गवर्नमेंट सर्विस होते हुए मुझे मेडिकल की चिंता नहीं थी, मुझे दूसरी सेविंग की नहीं थी, क्योंकि मेरी सोर्स डिडक्शन हो रही थी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि मेरे पास कैश इन हैंड ज़्यादा नहीं होता था और मैं पॉकेट मुझे लिमिटेड मीन्स में ही रहना होता था। ये नहीं कि मैं जब मर्ज़ी जो लेना मुझे प्लान करना था कि मुझे अगर ये चीज़ खरीदनी है या अपनी फैमिली के लिए खरीदनी है, तो मुझे इस मंथ नहीं, मैं सेव करके अगले मंथ लूँगी।
सो देयर वाज नो, इट वाज संतुलन, कंटेंटमेंट एक जो मेरे पे थी कि मेरे पास ये है और इसी के अंदर रहना है। हाँ, लालच में नहीं पड़े, लोगों ने लालच दिलवाने की कोशिश की क्योंकि हमारी सर्विस में लोग आते हैं जो आपको टेम्प्ट भी करते हैं, आपसे इस्तेमाल कुछ लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको करप्शन देते हैं, घूस देते हैं। वो ज़िंदगी में मेरे नहीं किया, ना होने दिया। सो आई थिंक वो उससे मेरी ज़िंदगी शांत रही और हेल्दी रही। मैं परेशान नहीं रही, मुझे स्ट्रेस नहीं रहा, फाइनेंशियल स्ट्रेस में हाँ, लेकिन सिम्प्लिसिटी में रही। कोई मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त कोई अननेसेसरी लॉकर्स में चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैंने वो गलत चीज़ें ना ही खरीदी, ना ही मुझे ज़रूरत पड़ी। तो मैंने अपनी ज़रूरत को भी बड़ा लिमिटेड रखा, क्योंकि रियलिटी में रहना बड़ा ज़रूरी है, फाइनेंशियली। लेकिन उस तसल्ली यही रही कि ईमानदारी से जिया, घर भी बन गया और उस घर में जब घर बन गया तो मैं तो अभी सरकारी घर में थी, तो लकीली वो घर को फिर मैंने रेंट पे दिया। जब रेंट पे दिया तो मेरी लोन की इनकम भी उतर गई और एक स्टेज के बाद जब लोन उतर गया तो मेरे लिए इनकम बन गई, तो एक्स्ट्रा इनकम बन गई। तो वो एक सेविंग मेरे लिए फ्रॉम वन हाउस टू द अदर। एंड गुड गुड न्यूज़ इज़ कि उस इनकम से मैं क्योंकि सेव कर सकती थी, मैं उस घर को कभी फिर सेल करके अपने लिए 2 घर लिए, एक अपनी बेटी के लिए, एक अपने लिए। सो दिस इज़ हाउ इट केप्ट ग्रोइंग, स्मॉल सेविंग्स मेड, बट सबसे इम्पोर्टेंट था मैंने घर में इन्वेस्टमेंट की, ना कि किसी और चीज़ में। बिल्कुल। छोटे-छोटे कदम और ज़रूरतों और चाहतों के बीच का फ़र्क आपने समझा और यहाँ तक पहुँची। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, समय निकाला आपने, इतनी खूबसूरत बात की और ऐसी बातें की जिससे हमारे दर्शक प्रेरणा ले सके। एक बार फिर से जाते-जाते आपको आज़ादी मुबारक। थैंक यू, आपको भी आज़ादी मुबारक। धन्यवाद मैम। चलिए इसी धन्यवाद। नोट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार भी आज़ादी के इस जश्न को हम मना रहे हैं। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद एक और हमारी सैन्य बल से एक खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगी और सेना में उनके पूरे अनुभव की वो बात करेंगी और साथ ही आपके लिए कुछ प्रेरणादायक मंत्र भी देंगी। ब्रेक के बाद। पेशकश आर्थिक आज़ादी के मंत्र में और मेहमानों से लगातार हम बात कर रहे हैं और उनसे आज़ादी का महत्व समझ रहे हैं, आर्थिक आज़ादी की उनकी रणनीति समझ रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जहां गलती हो रही है वहां बिल्कुल चुप ना रहें, जिम्मेदार बने, कभी मतलबी ना बने और जिंदगी में भरपूर मेहनत करने से ना कतराएं तो सफलता हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, इसी उसूल पर चलने वाली रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर ने अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला और पहली बाल रोग विशेषज्ञ माधुरी कानिटकर का सफ़र अपने आप में प्रेरणादायक है। लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायरमेंट पाने के बाद डॉक्टर कानिटकर अभी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस की वाइस चांसलर हैं और आज हमारे शो में ये ख़ास मेहमान भी बनकर आई हैं क्योंकि ये हमें अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताएंगी और साथ ही इनके लिए आर्थिक आज़ादी के क्या मायने हैं ये भी हमें बताएंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में मैम। और चलिए सबसे पहले हम आपसे आर्थिक आज़ादी का मतलब ही समझना चाहते हैं। आपकी सफलता की कहानी जिसका हमने जिक्र किया और वो कहानी ऐसा नहीं है किसी से नहीं छिपी है, लेकिन आर्थिक तौर पर अपने आप को आपने कैसे सशक्त बनाया, कब ज़रूरत महसूस हुई, इस कहानी के बारे में जानकारी दीजिए सबसे पहले। सबसे पहले जय हिंद कविता जी और धन्यवाद कि आपने मुझे आपके चैनल पे इस मौके पे आमंत्रित किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। तो आपने मुझे पूछा आर्थिक स्वतंत्रता, तो मेरे जो विचार है आर्थिक स्वतंत्रता वो है जिसमें जो मतलब हर स्त्री की अपनी कोई आमदनी हो, अपनी कोई कमाई हो और उस पे पूरा हक उसका हो। वो इस तरीके से काबिल हो कि वो बैंक अकाउंट चला सके, चाहे वो अपना एटीएम कार्ड चला सके, मनी ट्रांसफर और डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सके। इसकी काबिलियत जब आएगी तब मैं समझूंगी कि वो स्त्री पूरी तरीके से काबिल है अपनी आर्थिक चीजों को हैंडल करने के लिए।
आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी कामयाबी देखी है और हर भारतीय को आपकी कहानी पर गर्व भी है, लेकिन ज़िंदगी के अगर हम अलग अलग मोड़ की बात करें, तो किस तरह से आपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना आगे बढ़ने के बारे में सपने देखने शुरू किए? सफ़र की शुरुआत कैसे हुई है और कैसे आपने इस आज़ाद भारत की कहानी में योगदान दिया है? या, धन्यवाद कविता जी। मैं सबसे पहले आभार मानती हूँ और अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि मैं ऐसे परिवार में, जहाँ भारतीय संस्कृति पे बहुत गौर किया जाता था, बहुत ध्यान दिया जाता था, और बचपन से ही, चाहे मेरी दादी हो, चाहे मेरे दादाजी हो, जिन्होंने पूरे मतलब स्वतंत्रता युद्ध में के समय खादी के कपड़े पहने, दादी थी जिन्होंने 62 के युद्ध में जो अपनी सोने की कंगन पहनती थी, वो भी निकाल के देश के लिए दे दी। तो इन कहानियों पे सुनते हुए हम बड़े हुए। तो इस तरीके से जब डॉक्टर बनने का इरादा हुआ, तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना फौज में जाऊं, ताकि मैं दोनों चीज बनूं, एक डॉक्टर भी बन सकती हूँ और एक फौजी, जिस तरीके से मैं देश की सेवा में लग सकती हूँ। तो ये थोड़ी सी एक बचपन की जैसे वो एक ख्याल था या एक विचार था, जिसके लिए सिर्फ मेरा नहीं तो लेकिन मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, जिन्होंने मुझे अपने देश के प्रेम के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। और दूसरा, उसके बाद मतलब जो 40 साल की मेरी सर्विस रही, उसमें कई ऊपर नीच हुई, कई चढ़ाव उतार होते गए, कई कठिनाइयां आई। जैसे उदाहरण में सबसे ज्यादा परेशानी थी कि क्योंकि हम दोनों, एक फौजी नहीं था घर में, दोनों ही फौजी थे और दोनों देश के लिए अलग अलग, मतलब हमारे 36 साल में हम 24 साल तो अलग अलग रहे। तो बच्चों में भी यही विचारधारा, उनको एक्सेप्ट कराना, उनके लिए भी एक सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ी। तो इसी तरीके से देश की तरफ या देश की ओर का जो प्रेम है या अपनापन है, वो शायद बढ़ता गया। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ और वो सवाल ये है कि इंडिया एट 100, भारत जब 100 साल का हो जाए, आज़ाद भारत जब 100 साल का हो जाए, तो किस तरह के भारत का सपना आपने देख कर रखा है? किस तरह का भारत आप देखना चाहती हैं? मतलब इसी पे मैंने एक छोटी सी छोटा सा लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, इंडिया एट 100। और मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ, एक सोल्जर हूँ और एक टीचर हूँ, ये तीन मैंने भूमिकाएं निभाई हैं अपने जिंदगी में। तो मैंने सोचा इन तीनों को लेते हुए मैं भारत को कैसे देखना चाहूंगी। तो मैं देखना चाहूंगी कि ऐसा स्वस्थ भारत हो, जो हर एक जन अपना स्वास्थ्य सिर्फ अपना हक समझने के अलावा उसको अपनी जिम्मेवारी समझे, उसकी अपने आप खुद ध्यान रखे कि मैं अपने आरोग्य और अपने स्वास्थ्य के लिए मैं क्या कदम उठाऊं, ताकि हर एक जैसे टाइमली चेकअप करूं। और उसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के तौर मैं सोचती हूँ कि भारत अपना जो लक्ष्य है, ध्येय है कि हर एक इंसान स्वस्थ हो, वो सबके दरवाजे तक हम पहुंच पाए। और इसमें अ फिट माइंड इन अ फिट बॉडी, यानी कि सिर्फ सिर्फ शरीर स्वस्थ ना हो तो मन भी स्वस्थ हो। मन और शरीर जिसका स्वस्थ हो, वो कई चीजें कर सकता है। तो इंडिया एट 100 में हर एक जो हमारी आबादी है, वो फिट माइंड इन अ फिट बॉडी हो। बिल्कुल। शुक्रिया माधुरी मैम, आपने समय निकाला और इतने ख़ास दिन, इतने ख़ास मौके पर शिरकत की और हमसे बातचीत की। बहुत-बहुत धन्यवाद और जाते-जाते आपको भी आज़ादी मुबारक। और चलिए, आज़ादी के इस जश्न में हमारी इस खास पेशकश को आज हम यहीं समाप्त करते हैं और ET Now स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आज़ादी मुबारक। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।